नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का इस सांकेतिक भाषा समाचार में स्वागत करती हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कई कमियां। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी आम सहमति। बीजेपी सांसद ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए भरा पर्चा। कल होगा चुनाव। स्पीकर पद को लेकर आम सहमति नहीं बनने पर एनडीए ने विपक्ष पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर लगाया सौदेबाजी का आरोप। चिराग पासवान ने कहा कि स्पीकर पद पर एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित। $1975 के आपातकाल को पीएम मोदी ने बताया लोकतंत्र पर सिया धब्बा। कहा कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने लोगों से उनकी आजादी छीनकर संविधान को किया तार-तार। 1975 के आपातकाल के खिलाफ बीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान काला दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रजातंत्र का गला घोटने का किया था प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर। पेपर लीक मामलों में 2 वर्षों से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडी गठबंधन के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए की ओर से ओम बिरला और इंडी ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने नामांकन पत्र दाखिल किया। एनडीए नेताओं ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए ओम बिरला के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार खड़े किए जाने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को वोटिंग होने जा रही है। हालांकि सदन में संख्या बल की बात करें तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का आसानी से चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच ये पहला शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में रणनीति तय करने के लिए एनडीए की आज बैठक हुई। भाजपा ने अपने सांसदों के कल सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी की है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। दरअसल विपक्ष संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ गया। लेकिन आपको बता दें कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वहां या तो डिप्टी स्पीकर के पद खाली हैं या सत्ताधारी दल के ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी की सरकार है। वहां टीएमसी के बिमन बनर्जी स्पीकर हैं और टीएमसी के ही आशीष बनर्जी डिप्टी स्पीकर हैं। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। वहां भी डीएमके के एम अप्पापू स्पीकर हैं और डीएमके के ही के पितचंडी डिप्टी स्पीकर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के यूटी खादर फरीद स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर आरएम लमानी भी कांग्रेस के हैं। और अब बात केरल की करते हैं, जहां एलडीएफ सत्ताधारी पार्टी है और स्पीकर एएन शमसीर
CPIM के हैं तो डिप्टी स्पीकर CPI के चित्तयम गोपा कुमार हैं। तो वहीं कांग्रेस शासित तेलंगाना में स्पीकर कांग्रेस के गद्दाम प्रसाद कुमार हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। झारखंड में JMM और कांग्रेस की सरकार है तो स्पीकर JMM के रविंद्रनाथ महतो हैं और यहां भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां भी स्पीकर कुलतार सिंह संधवा हैं और डिप्टी स्पीकर भी आपके ही जय कृष्ण सिंह हैं। दिल्ली में भी आपकी सरकार है और आपके रामनिवास गोयल स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर भी आपके ही राखी बिरला हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही कुलदीप सिंह पठानिया स्पीकर हैं और कांग्रेस के ही विनय कुमार डिप्टी स्पीकर हैं। स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कल से मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार बातचीत हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि कल शाम राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी को फोन किया था और खड़गे जी ने पूरे विपक्ष की तरफ से स्पीकर को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि सरकार की तरफ से आम सहमति बनाने के प्रयास किए गए। स्पीकर पद का फैसला आम सहमति से नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और NDA के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। और स्पीकर पद को लेकर आम सहमति नहीं बनने पर NDA ने विपक्ष पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर सौदेबाजी का आरोप लगाया तो चिराग पासवान ने कहा कि स्पीकर पद पर NDA उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे।
लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है, और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में, हम सब लोगों में थे, हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस नेता के सुरेश के नामांकन को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनसे इस बारे में कांग्रेस ने कोई संपर्क नहीं किया है और ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने का क्रम आज भी जारी है और इस क्रम में कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना के जीते हुए सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के समक्ष संसद सदस्यता की शपथ ली। दूसरे दिन भाजपा सांसद और एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इनके अलावा सांसद एल.एस. बलवंत वानखेड़े और एडवोकेट गोपाल कागड़ा पदवी समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और ये सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में जय फिलिस्तीन का नारा देने पर ओवैसी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। लोगों को समझना चाहिए कि ओवैसी देश में रहकर असंवैधानिक कार्य कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी ने आज जो संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, संसद के नाते ओथ लेने के बाद जय पालस्तीन के नाम पर स्लोगन दिया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोकसभा का नियम के अंदर विरुद्ध है। और जैसा जो लोकसभा के नाम्स के खिलाफ स्लोगन देना, भारत में रहकर भारत के पार्लियामेंट के अंदर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर ओथ लेते वक्त जो पालस्तीना का नाम लेना, ये बिल्कुल गलत है। आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का रियल फेस समझना चाहिए। संसद में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसदीय नियमों के हवाले से इसकी जांच की जा रही है, जिन्होंने कहा है कि हम किसी एक देश का समर्थन और दूसरे देश का विरोध संसद में नहीं कर सकते। एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में हैं उनसे बात करता हूं इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे पर भाजपा विधायक टी राजा ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि ओवैसी ने जो नारा दिया है वह बिल्कुल गलत है, ये सदन के नियम के खिलाफ है। ओवैसी भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। यदि उन्हें फिलिस्तीन से इतनी ही हमदर्दी है तो वो फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाते। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय भीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूँगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई?
जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा, फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। और अब बात करते हैं 1975 में लागू हुई इमरजेंसी की। प्रधानमंत्री ने साल 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए विधेयक लाया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया था वह आज भी उसी पार्टी में जीवित हैं जिसने इसे लगाया था। वे अपने दिखावे से संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छुपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया है और इसीलिए उन्होंने उन्हें बार बार खारिज कर दिया है। उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट ने आपातकाल पर कहा कि ये दाग कांग्रेस के दामन से कभी नहीं छूटेगा। उनसे बात की डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय ने। उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज इमरजेंसी की वर्षी है, क्या कहेंगे? ये दाग कांग्रेस से कभी छूट नहीं सकता है, जिन्होंने डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया, पत्रकारों के और जागरूक लोगों के नाखून खिंचवा दिए, शरीफ आदमियों को जेलों में बंद कर दिया, जो आज प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, प्रजातंत्र का सत्यानाश किया अगर किसी ने इमरजेंसी लगा के। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ, कानून को नहीं माना, कोर्ट को नहीं माना, कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरजेंसी लगाई कि हम ठीक ठाक हैं, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसके परिणाम भी भुगतने पड़े। ये दाग कभी छूट भी नहीं सकता है। तो ईरान की किताब भी लेकर आया था सर विपक्ष सदन में। देखिए, विपक्ष अपना ड्रामा करता है, बहुत बचकाना है, ना समझ है। हम बार बार कह रहे हैं, अगर समझदार विपक्ष होता तो लोग मानते नहीं। एड़ी चोटी लगा रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। समझ रहे, पता नहीं क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया आपने। हम लोग तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी पर अटूट विश्वास है। गलतफहमी फैलाओ, उसमें क्षणिक मात्र के लिए जैसे सूरज पर बादल आ जाते हैं, लेकिन तेज छुपता नहीं है। मोदी जी का तेज, उनका प्रकाश, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व कभी छुपने वाला नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस और विपक्ष एक तरीके से अधजल गगरी छलकत जाए वाला रवैया अपना रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य सरकार के कामकाज की प्रगति की जानकारी दी। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ खास बातचीत में उन्होंने मुलाकात को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने आपातकाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वास्तव में आपातकाल लगाना संविधान का अपमान था।
18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का दूसरा दिन है और लगातार एक और जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहीं कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी लगातार यहां सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। सर, आप आज संसद भवन में आए और आपकी मुलाकात गृह मंत्री से भी हुई, किन मुद्दों पर सर बातचीत हुई? मुझे संतोष इस बात का मध्य प्रदेश सरकार के किए गए कामों से माननीय गृह मंत्री जी संतुष्ट भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, तो हमने वो अभियान की शुरुआत भी की है और माननीय गृह मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया, वो स्वयं आने वाले हैं। साथ ही साथ हमने अपनी सरकार के निर्णयों से उनको अवगत भी कराया है और कई मामलों में जो मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार सपोर्ट कर रही है, इस दृष्टि से कई मंत्रियों से मिल रहे हैं और उनसे लगातार अपने अलग अलग कामों की बात करके मध्य प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए लगातार हम मिला। देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है। ये वो मौका था जब लोकतंत्र की हत्या की थी और इसको कांग्रेस को जवाब देने की बात थी। नहीं, मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को जवाब देना। ये बात सही है कि कांग्रेस की करतूतों को जनता के सामने लाने का बड़ा निर्णय है। वाकई आज से कई साल पहले जब आपातकाल लगाया, ये बहुत दुर्भाग्य का समय था और लोकतंत्र के साथ और खासकर संविधान के साथ संविधान को अपमानित करने का सबसे खराब उदाहरण है का आपातकाल। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि वो कई मुद्दों के साथ संसद भवन में मिलने आए थे और आपातकाल को उन्होंने एक काला धब्बा बताया है। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सचदेवा ने कहा कि जो लोग भी इस शराब घोटाले में शामिल हैं, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, कानूनी रूप से ठीक है और जांच एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने हाई कोर्ट ने दोबारा से स्टे बरकरार रखा है। तो मुझे लगता है ये जांच जिस तरह से चल रही है, सही मायने में अरविंद केजरीवाल और पूरी जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस लोकतंत्र की खूबी ये है कि यहाँ हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही बिहार में जंगल राज को लेकर किए गए तेजस्वी यादव के ट्वीट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने लालू प्रसाद को बिहार में गुंडागर्दी का प्रतीक बताते हुए कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के पिता के राज में सीएम हाउस से गुंडागर्दी होती थी। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी है उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए और जवाब देना पड़ेगा। एक दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक है बिहार में। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीस्ता जल बंटवारा समझौते और फर्राका बैराज संधि के नवीकरण पर ढाका के साथ चल रही बातचीत से राज्य को बाहर रखने पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि बांग्लादेश और भारत की दोस्ती
पश्चिम बंगाल की अनदेखी की कीमत पर नहीं हो सकती। ममता के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि ममता बनर्जी हर मामले में विरोध की राजनीति करती हैं। प्रधानमंत्री दोनों देशों के हितों के पक्ष में ही कार्य कर रहे हैं और इसीलिए हर मामले में उनसे राय लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र का जो मुखिया होता है उनको ये अधिकार है, ये विदेश से हमारे राष्ट्र हित में समझौता कर सकते हैं और करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता पर आए तब से ऐसा कई समझौता हुआ है जो देश के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए। श्रीमती ममता बनर्जी को अपना राजनीतिक स्वार्थ सर्वदा राष्ट्रहित से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए उनका ये बातों में कोई दम नहीं है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्र के कल्याण के लिए उचित है वो करेंगे, कर सकते हैं। ममता दीदी कितना भी बकवास करने लगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। नमस्कार, आप देखते रहिए DD न्यूज़।